तो नमस्कार आप सब ने। अब हमारी बारी है हार्ड कंक्रीट के बारे में पढ़ने की। तो हार्ड कंक्रीट क्या होता है? पहले हमने पढ़ा फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट होता है जब हम कंक्रीट को तुरंत मिक्स बाद उसको पढ़ते हैं, उसको हम फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। जब वो गीला होता है, इन प्लास्टिक स्टेज में होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेश कंक्रीट। और अब बारी है हार्ड कंक्रीट। तो हार्ड कंक्रीट क्या होता है? जब उसकी सेटिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है और वो स्ट्रेंथ को गेन करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्ड कंक्रीट। ठीक है। तो हार्ड कंक्रीट क्या होता है? विच हैज़ गेन स्ट्रेंथ आफ्टर सेटिंग। जो सेटिंग के बाद स्ट्रेंथ गेन करने लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कंक्रीट बोलते हैं। और हमने जब फ्रेश कंक्रीट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने स्लम्प टेस्ट किया था, वीबी टेस्ट किया था, और भी हमने उसके अंदर टेस्ट किया था, जैसे कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट किया था। ठीक है, जब वो कंक्रीट गीला था। और जब वो कंक्रीट पक के यानी सॉलिड हो जाएगा तो हम उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट करेंगे? तो हम उसके अंदर करेंगे स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर। तो स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन से टेस्ट करेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे और बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। इन टेस्टों के बारे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन टेस्टों के बारे हमने 3rd यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ ये याद रखना है हार्ड कंक्रीट क्या होता है? विच हैज़ गेन स्ट्रेंथ आफ्टर सेटिंग। अगर क्वेश्चन आप आए एग्जाम के अंदर कि प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड कंक्रीट लिखो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? स्ट्रेंथ। क्या हुई? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला? लोड अपॉन एरिया। ठीक है, जिसके अंदर हम क्यूब्स लेते हैं अलग अलग तरह के, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम वो करके दिखाएंगे सभी टेस्ट। और नेक्स्ट टेस्ट होता है टेंसाइल टेस्ट। कौन सा होता है? टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट किस किस के बीच में होता है? स्टील एंड कंक्रीट के बीच में। स्टील एंड कंक्रीट के बीच में होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद आ गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है हार्ड कंक्रीट की। ठीक है, हाँ, लेकिन हार्ड कंक्रीट या कंक्रीट के अंदर इतना ज़्यादा इलास्टिक मोमेंट नहीं होता। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी, मान लीजिए स्लैब है हमारे पास, ठीक है, एक छत है हमारी कंक्रीट की, इसके ऊपर हमने लोड लगाया। क्या लगाया? लोड लगाया। अब ये तो है नहीं कि ये लोड लगाते ही ऐसी हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर ज़्यादा लोड भी लगेगा तो ये थोड़ी सी बेंट होगी और ये लोड हटाने के बाद ये वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो 3rd प्रॉपर्टी क्या आएगी? क्रीप। क्रीप क्या होता है? अगर हम मान लो किसी भी कॉलम के अंदर या ब्रिज के अंदर, आपने ब्रिजों के अंदर देखा होगा, मान लो हमने एक ब्रिज बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया ब्रिज। अब इसके ऊपर से व्हीकल पास कर रहे हैं, व्हीकल पास बार बार में इसके ऊपर से व्हीकल पास कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? लोड लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा? लोड लगेगा। बार बार में लोड, कई सालों तक इसके ऊपर क्या लगेगा? कॉन्टिन्यूस लोड लगेगा। उसकी वजह से क्या आ जाएगा? इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा, नीचे की तरफ ये झुक जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। क्रीप क्या होता है? स्लो एंड कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन अंडर कॉन्स्टेंट लोड। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी हार्ड कंक्रीट की? श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होती है? मान लो अगर हमने वाटर ज़्यादा दे दिया कंक्रीट के अंदर, वाटर ज़्यादा दे दिया जब हमने कंक्रीट बनाया था, तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर हमने किसी भी कंक्रीट के अंदर वाटर की वैल्यू यानी पानी की वैल्यू क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा? जब इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? इवापोरेशन होगा। जब इवापोरेशन होगा, पानी क्या हो गया? इवापोरेट हो गया। तो इस जो कंक्रीट थी, इसकी जो वॉल्यूम थी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज। और वॉल्यूम डिक्रीज के कारण ये क्या होगी? श्रिंक होगी, यानी सिकुड़गी। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? श्रिंकेज बोलते हैं। रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या आएगी हार्ड कंक्रीट की? परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या होती है? मान ले हमारे पास एक स्लैब है। क्या है हमारे पास? हमारे पास मान लो एक स्लैब है। तो स्लैब में क्या होगा? ये हमारे पास किसी भी घर या बिल्डिंग की क्या है? स्लैब है। अगर परमेबिलिटी क्या का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज़ के अंदर से कितना पानी पास हो सकता है, कितना वाटर
क्रॉस हो सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। तो देखो अगर हमारे पास एक स्लैब है, एक घर की स्लैब है, तो अगर उसके अंदर से ज़्यादा पानी पास होने लग रहा है, ज़्यादा वाटर क्रॉस करने लगे, परमेबल है मतलब वो ज़्यादा, तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? ये हमारे लिए बुरा है, क्योंकि अगर इसके अंदर से ज़्यादा वाटर पास होगा, H2O इसके अंदर से ज़्यादा पास होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारी स्लैब अच्छी नहीं है। तो परमेबिलिटी का क्या मतलब, वो क्या क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू अलो वाटर पास थ्रूट इट, कि कितनी एबिलिटी है कॉन्क्रीट के अंदर वाटर को उसके अंदर से पास करवाने की, उसी को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। तो देखो अगर परमेबिलिटी कम हुई, परमेबिलिटी अगर हमारे पास कम हुई, अगर मतलब बहुत ज़्यादा कम वाटर पास हो रहा है, मान लो हमारे पास एक स्लैब थी, इसके अंदर बिल्कुल ही वाटर नेग्लिजिबल पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब लाइफ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी ना, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर परमेबिलिटी कम है तो इसका मतलब क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, फटीग। फटीग क्या होता है, उसी को बोलते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये ब्रिज था, क्या था, एक ब्रिज था, ठीक है, एक ब्रिज था। अब इसके ऊपर से व्हीकल पास हो रहे हैं, बार बार व्हीकल पास हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉन्क्रीट क्या होगी, कॉन्क्रीट आराम आराम से फटने लग जाएगी, या ब्रिज का क्या हो जाएगा, फेलियर होने लग जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। फेलियर ड्यू टू रिपीटेड लोड्स, जब बार बार लोड्स रिपीट होंगे उसकी वजह से जो फेलियर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है, क्या जाता है उसके बाद हमारा, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, हमारे हार्ड कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आ जाने को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। तो क्रैकिंग क्यों आती है, क्यूज ड्यू टू एक्सेस वाटर, पोर डिज़ाइन और टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हमारे पास क्या जाती है, क्रैकिंग आ जाती है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, यानी टेम्परेचर कभी हाई हुआ या कभी कम हुआ, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगी, क्रैक आ जाएगी। या डिज़ाइन पोर हुआ, यानी हमने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया, उसके अंदर कुछ ज़्यादा डाल दिया, या सीमेंट ज़्यादा डाल दी, या उसके अंदर एग्रीगेट्स ज़्यादा डाल दिए, तो भी क्या जाएगी, क्रैकिंग आ जाती आएगी। या वाटर ज़्यादा डाल दिया, अगर हमने एक्सेस वाटर उसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा, उसके कारण क्या होगी, श्रिंकेज होगी। श्रिंकेज के कारण क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कॉन्क्रीट क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। उसके कारण क्या आ जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आएगा एग्जाम के अंदर, क्रैकिंग एंड इट्स टाइप। तो क्रैकिंग में क्या लिखना है आपको, क्यूज ड्यू टू द एक्सेस वाटर, पोर डिज़ाइन एंड टेम्परेचर वेरिएशन। और टाइप्स में फर्स्ट टाइप क्या है, श्रिंकेज क्रैक। तो श्रिंकेज क्रैक कौन सी होती, क्यों आती है, ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये क्या होगी, श्रिंकेज क्रैक, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर जो वॉल्यूम होती है कॉन्क्रीट की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्मल क्रैक। तो थर्मल क्रैक क्यों आती है, थर्मल नाम से क्लियर होता है टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन के कारण क्या आता है, थर्मल क्रैक है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रक्चरल क्रैक। स्ट्रक्चरल क्रैक क्यों आती है, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन। अगर हमारी स्ट्रक्चर क्या हो जाए, थोड़ी कोलैप्स हो जाए, या हमारी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी ही टूट जाए, या एक्स्ट्रा लोड लग जाए, उसकी वजह से जो क्रैक आती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्रैक। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन और लोड की वजह से क्या आती है, ये स्ट्रक्चरल क्रैक है। ये तीन तरह की क्रैक होती है। क्रैकिंग क्यूज ड्यू टू वाटर, पोर डिज़ाइन एंड टेम्परेचर वेरिएशन। क्रैकिंग के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला श्रिंकेज क्रैक क्यों होती है, ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट थर्मल क्रैक क्यों आती है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। अगला आ गया स्ट्रक्चर क्रैक, ड्यू टू
स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन और लोड। उसके बाद आ जाता है ड्यूरेबिलिटी। ये सभी प्रॉपर्टी हैं किसकी, हार्ड कंक्रीट की। 6 प्रॉपर्टी हमने इसे पहली स्लाइड में पढ़ ली थी और ये 7th प्रॉपर्टी है, अब ये 8th प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, लाइफ ऑफ कंक्रीट। अगर मान लो हमने कोई कंक्रीट की स्ट्रक्चर बनाई और कंक्रीट की स्ट्रक्चर की लाइफ है मान लो 10 ईयर है, 10 साल है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 10 ईयर्स को ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, लाइफ ऑफ कंक्रीट। क्या होती है, लाइफ ऑफ कंक्रीट। तो ड्यूरेबिलिटी की एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट वेदरिंग, केमिकल अटैक एंड वियर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में ये क्या होती है, लाइफ ऑफ कंक्रीट होती है क्या, ड्यूरेबिलिटी। एबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट की एबिलिटी टू रेजिस्ट करना वेदरिंग को, केमिकल अटैक को एंड वियर को। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे 3 स्टार मार्क कर लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। फ्रेश कंक्रीट और हार्ड कंक्रीट के बीच में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बिटवीन फ्रेश कंक्रीट एंड हार्ड कंक्रीट, हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया। फ्रेश कंक्रीट क्या होता था, जब हमने कंक्रीट स्टार्टिंग में मिक्स किया था, उसके अंदर वाटर मिक्स किया था स्टार्टिंग वाली, यानी ये कौन सी फर्स्ट डिफरेंस तो क्या हो गया, फ्रेश कंक्रीट इज इन प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज ये कौन सी थी, प्लास्टिक स्टेज में थी। और हार्ड कंक्रीट क्या था, उसके सेटिंग टाइम होने के बाद, यानी सेट होने के बाद, ये कौन सी थी, इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, हार्ड कंक्रीट इज इन सॉलिड स्टेट। उसके बाद फ्रेश कंक्रीट इज इन प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा हो गया, दूसरा जो फ्रेश कंक्रीट थी उसके अंदर हम क्या चेक करते थे, वर्केबिलिटी चेक करते थे। वर्केबिलिटी यानी कितनी आसानी से हम उसको किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते थे, वर्केबिलिटी करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रेश कंक्रीट के अंदर हम क्या चेक करते थे, वर्केबिलिटी। ठीक है, चेक वर्केबिलिटी। ठीक है, लेकिन हार्ड कंक्रीट के अंदर हमने क्या चेक किया है, स्ट्रेंथ की है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ पढ़ी थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या चेक करते हैं, स्ट्रेंथ। इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम वर्केबिलिटी चेक करते हैं, इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, जो फ्रेश कंक्रीट था उसके अंदर हमने टेस्ट किए थे। ठीक है, इसके अंदर हमने टेस्ट भी किए थे। और जो फ्रेश कंक्रीट था ये लोड कैरिंग नहीं था, मतलब ये लोड कैरी नहीं कर सकता था। ये क्या कर, ये लोड कैरिंग नहीं है, नॉट लोड कैरिंग। यानी फ्रेश कंक्रीट है, फ्रेश कंक्रीट लोड कैरी थोड़ी कर सकता है, क्योंकि वो किस स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेज में है। लेकिन जो हार्ड कंक्रीट है ये क्या कर सकता है, लोड कैरी। अब हमने कोई स्लैब डाल दी, वो पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में आ चुका है, तो वो लोड कैरी कर सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर कुछ भी रखते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होगी। और फोर्थ क्या था, इसके अंदर हमने टेस्ट कौन कौन से किए थे, टेस्ट हमने किए थे इसके अंदर वर्केबिलिटी वाले, यानी स्लम्प टेस्ट किया था इसके अंदर। पहला टेस्ट तो स्लम्प टेस्ट। और कौन कौन सा टेस्ट किया था इसके अंदर, किया था वीबी टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। और इसके अंदर हमने कौन कौन से टेस्ट किए हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट। इसके अंदर आप ये डिफरेंस लिख सकते हो, थोड़ा बढ़ा करके लिखना है पेपर के अंदर।
और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है अटैक्स इन हार्ड कंक्रीट, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सीधी डेफिनेशन आती है अटैक्स के बारे में कि एक कंक्रीट के ऊपर कितने तरह के अटैक्स हो सकते हैं। तो पहला अटैक आता है सल्फेट अटैक। तो सल्फेट अटैक्स कैसे होता है, जब बाहर के एटमॉस्फेयर से कंक्रीट टच में आती है तो जो सल्फेट्स होते हैं वो C3A के साथ रिएक्ट करते हैं। C3A का आपको मैंने बताया था कि एक बुगे कंपाउंड है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, सीमेंट के अंदर पाया जाता है। अब सीमेंट किसके अंदर ऐड होगी, कंक्रीट के अंदर आज ऐड होगी। तो पूरे कंक्रीट के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, C3A जो कि एक बुगे कंपाउंड था, कंक्रीट का कंपाउंड था, उसके अंदर अटैक करेगा सल्फेट। तो उसकी वजह से कौन सा अटैक होगा, सल्फेट अटैक। तो इसके कारण जो सल्फेट अटैक होता है, इसके कारण क्या होता है, एक्सपेंशन आ जाता है कंक्रीट के अंदर, ज़्यादा फुलाव हो जाता है और क्रैक्स आ जाते हैं कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, लॉस इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, स्ट्रेंथ क्या हो जाती है कंक्रीट की, कम हो जाती है। तो इसका जो प्रिवेंशन है वो क्या कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। मान लें बाहर से सल्फेट ने अटैक किया, अगर हमने ये सीमेंट यूज़ की होगी, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट अगर हमने यूज़ की होगी, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका जो अटैक होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारी सीमेंट जो हमारी कंक्रीट होगी वो क्या होगी, सेफ होगी। या हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो था उसको हम क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या कर सकते हैं, प्रॉपर क्यूरिंग, ठीक है, अच्छे तरीके से क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, तराई करना, ठीक है। हम मान लिया जब हमने हमारा मकान या बिल्डिंग बना लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट अटैक क्या आ गया, एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या होता है, मान हमने कंक्रीट थी और कंक्रीट के ऊपर एसिड्स ने अटैक कर दिया, उसके कारण क्या हो जाता है, क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, इरोजन हो जाएगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, कंक्रीट के अंदर बार भी होंगे, ठीक है, सरिये भी होंगे, और हम उसके ऊपर हम कंक्रीट डालेंगे जब सरियों के ऊपर, अगर एसिड्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो क्या होगा, उसके ऊपर इरोजन लगना स्टार्ट हो जाएगा और लॉस इन स्ट्रेंथ के ऊपर भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण, एसिड के अटैक के कारण, ठीक है। तो इसके लिए एसिड के अटैक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो ये एसिड अटैक से बच जाएगी। और थर्ड जो कि इम्पोर्टेंट है, AAR एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। जो एल्कलीज होते हैं, ठीक है, एल्कलीज रिएक्ट करेंगे जो एक्टिव एग्रीगेट्स होंगे, ठीक है। जब एल्कली होगी वो एग्रीगेट्स यानी बजरी और रेती, उनके साथ जब एल्कली रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपेंशन आएगा और क्रैकिंग आएगी, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एल्कली सिलिका रिएक्शन और एल्कली कार्बोनेट रिएक्शन, ठीक है। जब एल्कली सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कली सिलिका रिएक्शन, यानी ये दोनों सिलिका और कार्बोनेट किसके अंदर पाया जाता है, जो हमारे कंक्रीट के कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, उसके अंदर पाया जाता है कंक्रीट के अंदर, ये सिलिका भी कार्बोनेट भी। तो जब एल्कली सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कली सिलिका रिएक्शन, और एल्कली कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कली कार्बोनेट रिएक्शन। तो इसके जो प्रिवेंशन होते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स, क्योंकि जो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन थी क्या होती है, जब एल्कली एग्रीगेट्स के साथ रिएक्ट करे उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अगर हमारे पास एग्रीगेट्स ही नॉन रिएक्टिव होंगे, जब ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, अगर ये रिएक्शन ही नहीं होगी तो हमारे पास एक्सपेंशन भी नहीं आएगा और क्रैकिंग भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ कंक्रीट के कितने टाइप होते हैं। वैसे तो कंक्रीट के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मेनली कितने होते हैं, जो 3-4 होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला टाइप हो गया RCC,
RCC, RCC यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ये कौन सी कंक्रीट होती है? जो हम कॉलम्स या बीम्स के अंदर यूज़ करते हैं उसको हम RCC रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, जिसके अंदर हम स्टील्स बार यूज़ करते हैं। यानी RCC कंक्रीट कौन सी होती है? जिसके अंदर हम कंक्रीट प्लस स्टील बार्स यानी सरिये, स्टील बार्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम कंक्रीट प्लस स्टील बार्स यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। और सेकंड टाइप इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर। बाकी वैसे अगर हम सिंपल कंक्रीट यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन अगर हम बार्स का यूज़ करते हैं, स्टील बार्स का यूज़ करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे नंबर पर कौन सा सीमेंट आ जाता है? PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये क्या होता है? सिंपल जो अपना कंक्रीट होता है उसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम सीमेंट प्लस एग्रीगेट्स डालते हैं, सीमेंट प्लस एग्रीगेट्स डालते हैं। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडी मिक्स RMC, रेडी मिक्स कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट। जो ये रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, ये कौन सा कंक्रीट होता है? जो बड़ी बड़ी साइटों पे यूज़ होता है, जो लार्ज वर्क के लिए यूज़ होता है। ये वो आपने देखे होंगे, जो कई ट्रक्स के अंदर एक रोलर होता है पीछे की तरफ, वो घूमता हुआ आता है और उसके अंदर क्या होता है? कंक्रीट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडी मिक्स कंक्रीट। जो कंपनी के अंदर से ही तैयार होके आता है किसी भी साइट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडी मिक्स कंक्रीट। इसके अंदर क्या होता है? हाई क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्या होता है? हाई क्वालिटी। इसके अंदर क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि स्पेशल वर्क्स के लिए होता है, ठीक है। हाई क्वालिटी कंट्रोल्स होता है, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है। क्या होता है? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। उसके बाद फोर्थ कौन सा आ जाता है उसके पास हमारा RMC के बाद? उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रीन सीमेंट, ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट क्यों कौन सा होता है? जिसके अंदर हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस का भी ध्यान रखते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस का ध्यान कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर तब रखा जाता है जब हम कंक्रीट या सीमेंट के अंदर किस चीज़ का ऐड करें? पोज़ोलाना मटेरियल्स का ऐड करें। तो इसके अंदर क्या होता है? पोज़ोलाना मटेरियल्स, पोज़ोलानिक मटेरियल्स इन इट। पोज़ोलाना मटेरियल कौन से होते हैं? फ्लाई ऐश, एग्जाम्पल के तौर पर फ्लाई ऐश या राइस हक, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।